नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। दोस्तों, संडे का दिन है तो सिद्धांत सहगल जी से मिलने का भी दिन है और ज्योतिष आचार्य सिद्धांत सहगल जी हर संडे हमारे साथ होते हैं और कुछ ना कुछ नया भी लेके आते हैं। सिद्धांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी आपका सर, आपके धन्यवाद। जी सर। सिद्धांत जी, कल चुनाव के नतीजे भी आ गए और हमने पिछले हफ्ते डिस्कस जो किया था उसमें आपने एक चीज कही थी कि ये चुनाव में कांटे की टक्कर है और कुछ भी हो सकता है आगे पीछे होके। और एक पहले हमने एपिसोड किया था जिसमें आपने कहा था कि देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि इन दोनों में से क्या एक स्टेट जो है वो शायद बीजेपी ले जाए और एक स्टेट जो है वो इंडिया गठबंधन ले जाए। ये बात आपने एक आज से कुछ हफ्ते पहले के जो एपिसोड से उनमें एक में बात कही थी। तो बात तो सही साबित हुई और हमारे मन में भी जो संशय थे कि कोई एक स्टेट ऐसा है इन दोनों में से जो शायद इंडिया गठबंधन के हाथों में से फिसल जाएगा और वो फिसल भी गया। जो परिणाम विधानसभाओं के जो 47 उपचुनाव थे वहां से भी जो आए वो भी इंडिया गठबंधन के लिए निराश करने वाले थे, सिवाय इसके कि एक ममता बनर्जी ने अपनी 6 सीटें वहां पर बरकरार रखी, वहां पर 6 के 6 चुनाव जीत गए। और मैंने जो वोटों का जो गैप देखा तो मैंने पाया कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक कम हुआ और ये चुनाव उन हालातों में हुआ जहां पर आरजी कार हॉस्पिटल का जो केस हुआ था, जहां पर ममता को बहुत ज्यादा सप्रेस कर दिया गया था। और एक बात मुझे याद आती, आपने प्रोमिनेंटली कही थी कि ममता इस केस में से बाहर निकल आई है, आप शायद पहचान नहीं पा रहे हैं। ममता किसी किस्म के दबाव में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत कोशिश कर रही है कि इसको मुद्दा बनाए, लेकिन वो नहीं बन पाया। तो इसके अलावा अडानी का केस तो बहुत बुरी तरह से फंस चुका है इस टाइम अमेरिका में जाके, इतनी बुरी तरह से कि वो ऐसा लगता है कि हम तो डूबेंगे समय, मोदी जी तुमको भी ले डूबेंगे, कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हो गई हैं। तो उस हिट से बचता नहीं। अब वहां तो चुनाव आयोग है नहीं ना, वहां पे ना ही इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है वहां पर, ना ही इंडिया के बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका कोर्ट तो अपने हिसाब से काम करता है ना। पन्नू केस में वैसे ही मोदी जी फंसे पड़े हैं। अब ये अडानी केस में तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा गला काटने वाली तैयारी है। और प्लस एक यूक्रेन के ऊपर हम जरूर बात करेंगे यहाँ पर कि यूक्रेन बहुत फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले चुनावों के परिणामों पर एक आपसे थोड़ा टिप्पणी ले लेते हैं। और कांग्रेस की ये जो लचर परफॉर्मेंस है महाराष्ट्र के अंदर, साथ में एनसीपी की भी हुई है, उद्धव ठाकरे की हुई है, आखिरकार ऐसे क्या हुआ कि इस स्टेट के अंदर हालात इतने खराब हो गए कि 50 का आंकड़ा टच करने के लिए भी महाविकास अघाड़ी को 288 सीटों में से, बल्कि ये कहा जाए कि महाविकास अघाड़ी तो महाराष्ट्र के अंदर आईसीयू में पड़ी हुई है। तो इसी से शुरुआत करते हैं आज आपसे। स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार सर, आपको और हमारे दर्शकों को भी। मैं ज्योतिष पे बात करूंगा, 2 लाइन शुरुआत करूंगा, लेकिन कुछ बातें आज और कहूंगा मैं। जी। मैंने बार बार कहा कि बाल ठाकरे जी के जो पुत्र है उद्धव ठाकरे जी की कुंडली अच्छी इंडिकेट कर रही है। पिछले प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि सिर्फ उनकी कुंडली अच्छी इंडिकेट करने से वो सीएम नहीं बन जाएंगे। इसके पीछे बहुत से फैक्टर काम करते हैं। पार्टी प्रदर्शन नहीं करेगी तो उनकी कुंडली क्या कर लेगी उनके लिए। तो वही घटना हुई। और आप शायद ख्याल कर रहे थे कि मैंने महाराष्ट्र चुनाव पे एक्चुअली कोई फलादेश किया ही नहीं। मैंने पिछले हफ्ते भी कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरने वाली है महाराष्ट्र में। और बड़ी पार्टी बन के अगर वो बीजेपी उभरती है तो फिर उसको कितनी सीटें चाहिए चुनाव माने सरकार बनाने के लिए। 90 सीटों का आंकड़ा मैंने बताया था कि 90 सीटें बीजेपी ले जाएगी वहां से। तो थोड़े से ज्यादा आंकड़े हो गए। तो 90 सीटें भी बीजेपी अकेली लेती तो भी सबसे बड़ी पार्टी वो बन के उभरती। तो बीजेपी तो एज में पहले से ही थी। लड़ाई एक्चुअली अस्तित्व की लड़ाई एनसीपी और उद्धव ठाकरे गुट लड़ रहा था। लोकसभा में इन्होंने अपनी इज्जत रखी थी, लोकसभा में इनको अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने किया था, लेकिन विधानसभा में अब नहीं कर पाए। कांग्रेस पता नहीं वहां क्या लेके आई है, मैंने उतना ध्यान भी नहीं दिया। क्या तीनों अहंकार में चले गए थे लोकसभा चुनाव के बाद कि 30 सीटें आ गई 31-48 में से? तो नहीं सर, बात अहंकार की नहीं है। आज मैं कुछ और बातें बोलूंगा जी। मैं कुछ और बातें कहना चाहता हूँ। जी देखिए, जरूर कहिए। विपक्षी पार्टियां जो है ना सर, ये 90 के पहले वाली राजनीति में पड़ी हुई है। अभी भी 90s के पहले जिस तरह से पोलराइजेशन कर लेते थे, कभी दलित के नाम पे, कभी किसी और के नाम पे, कभी किसी और के नाम पे, और बड़े लीडर आके भाषण देते थे और लोग चले जाते थे मुद्दों पे वोट करने। आज
वो स्थिति नहीं है। ये जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं 90 के पहले की राजनीति में जो अभी भी उसी माइंडसेट से ये लोग चुनाव लड़ रही है, उसी का खामियाजा ये लोग लगातार भुगत रही। बीजेपी बिल्कुल डिजिटलाइज हो गई है पूरे भारतवर्ष में। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं पिछले तो नहीं, किसी ना किसी एपिसोड में मैंने ये बात कही थी कि जमीनी संगठन कांग्रेस के पास कहां है। सेवादल नाम का एक संगठन हुआ करता था जो लोगों से जुड़ा रहता था, उस संगठन को इन्होंने खत्म कर दिया, वो अब है ही नहीं। मुझे याद है कलकत्ता में सेवादल के भी कुछ बड़े लीडर हुआ करते थे। अनय गोपाल सिन्हा एक जगदल के एमएलए थे, वो सेवादल से थे। तो सेवादल को इन्होंने खत्म कर दिया। संघ जो है बिल्कुल मैन टू मैन कनेक्टिविटी में है। आज आप पता कीजिए तो हरियाणा में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस कितनी एक्टिव है वहां, कुछ नहीं। बंगाल कितनी बार बीजेपी हार चुकी 2014 से, संघ यहां और बीजेपी 24 घंटे एक्टिव है। तो वो जो एफर्ट डाल रहे हैं, जो कि मैं ज्योतिष में अक्सर देश काल पात्र की बात करता हूं, और शनि ग्रह का जो काम है कर्म का फल देना है। आप मेहनत करेंगे तो आपके हाथ में रुपए आएंगे ही। आप सारा दिन मेहनत करेंगे तो दिन के अंत में आपकी उजरत आपको मिलेगी, आपका मेहनताना आपको मिलना है। अब कोई बैठ के मेरे जैसे ज्योतिष से पूछ लेगा कि आज का दिन बहुत अच्छा है, तो बोलेगा लाओ यार मेरा कंबल में सो लूं, मेरा दिन तो अच्छा ही है, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, दरवाजा खटखटा के कोई मुझे दे जाएगा। तो दरवाजा खटखटा के कोई देने नहीं आता। सबसे बड़ी कमजोरी, मैं कांग्रेस की बात करूंगा, बाकी क्षेत्रीय पार्टियों के अपने अपने मुद्दे हैं, तरीके हैं, वो एक्टिव रहते भी हैं तो अपने एक लिमिटेड में रहते हैं। कांग्रेस जमीन से कटी हुई है सर। कांग्रेस सिर्फ राहुल गांधी के नाम पे जीत लेना चाहती है। प्रियंका गांधी, चलो वायनाड से प्रियंका गांधी जीती है, वायनाड से प्रियंका गांधी जीतेगी, ये एंटीसिपेटेड था एक्चुअली, एक तरह का जीत गई वो। संसद में अब शीतकालीन सत्र में वो संसद में प्रवेश करेंगी, कुछ नई चर्चाएं और कुछ नई बातें आएंगी। लेकिन सिर्फ बड़े लीडर के नाम पे चुनाव इस तरीके से नहीं जीते जा सकते। मैं सिर्फ उसी बात को रिपीट करूंगा कि 90 के पहले की राजनीति से इनको बाहर आना पड़ेगा। डिजिटल जो आज हो चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज्यादा आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहा है और कंधे पे आके बैठ गया है, उस वक्त आप सिर्फ स्टेज पे भीड़ कर लेंगे, दिखाएंगे कि हम एक हैं, तो कैसे चलेगा। मैं एक इलाके की बात कर रहा हूं, मेरा पहले एक घर था, अभी भी है, वहां घर है, मैं अब वहां नहीं रहता। कांग्रेस का एक लीडर है, मतलब वार्ड लेवल का लीडर है, वो 25 साल से 30 साल से वैसा ही है। वो ना कांग्रेस नेतृत्व ने उसको बदला है, और ना ही वो व्यक्ति आज तक एक पार्षद का चुनाव जीत सका, ना ही जितवा सका। फिर भी उसको ये गुमान है कि मैं अच्छा संगठक हूं, या ऊपर से मुझे अच्छा संगठक समझते हैं, तो मुझे बैठा के रखा हुआ है। तो कोई परिवर्तन है, कोई आंदोलन है, कुछ है? मैं पहले भाजपा के खिलाफ इस बात के लिए बोलता था कि बंगाल में भाजपा कोई आंदोलन नहीं करती, भाजपा बंगाल में कोई उपस्थिति नहीं दर्शाती। आज बंगाल में भाजपा पूरी शक्ति से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है, और हर मुद्दे पे वो उलझ रही है सत्ताधारी पार्टी से। तो मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि 26 में भाजपा यहां भी दांत गड़ा देगी। हालांकि यहां थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी लाडली बहना नाम के जिस रथ पे सवार होके, नाव पे सवार होके फ्री बीज बांट के सत्ता में आ रही है, ये भी तो एक कारण बड़ा हो रहा है ना। वो लाडली बहना योजना, पैसे डायरेक्ट अकाउंट में भेजना, ममता यहां पहले से कर रही है। वो विधवा औरतों की पैसा देना हर महीने, महिलाओं के नाम पे कन्या श्री ऐसे करके कुछ बहुत से उन्होंने, ममता ने प्रोग्राम चलाए हुए हैं। लेकिन मैं चूंकि एक निष्पक्ष तौर पे, मुझे इस बात की तकलीफ होती है कि ये जो करते हैं वो जायज है, दूसरा कोई करता है तो वो नाजायज है। तो राजनीति नैतिकता से बड़ी आगे चली गई है, ये विपक्षियों को अब समझना होगा। और कांग्रेस अगर जमीनी स्तर पे अपने संगठन को खड़ा नहीं करेगी, जमीनी स्तर पे अपने को मजबूत नहीं करेगी, या सेवादल जैसा कोई संगठन वो आगे नहीं लाएगी, तो मैं आपको एक बात बड़ी स्पष्ट और दर्शकों को स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि ये बेमेल लड़ाई हो चुकी है। अब एक प्रश्न करना चाहूंगा आपसे। बीजेपी बहुत स्टेट्स में कामयाब होती है, महाराष्ट्र भी उसमें से अब एक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, पर वो साउथ में फेल हो जाती है पूरी की पूरी। तमिलनाडु के अंदर सफाया हो जाता है, कोई उसकी लाड़की बहना को पूछता नहीं, क्योंकि वहां ऑलरेडी
वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं, हैदराबाद में भी चल रही हैं, आंध्रा में भी चलती रहती हैं, केरल में भी चलती रहती हैं। इसके अलावा पंजाब में 4 सीटों के उपचुनाव थे, उन चारों सीटों पर बीजेपी की जमानत जब्त हो गई। मैं ये भी बता दूं आपको, मैं चारों सीटों के ऊपर पंजाब में 3 पे आम आदमी पार्टी जीत गई, 1 पे कांग्रेस जीत गई है। तो मैं अभी ममता पे नहीं आऊंगा, ममता पे बाद में आता हूँ। पहले मैं ये कि ये सारे के सारे पैतरे इनके साउथ इंडिया में, पंजाब में या जम्मू कश्मीर में, जो कश्मीर घाटी, वहां क्यों नहीं चलते अल्टीमेटली? इसलिए नहीं चलते हैं कि साउथ का जो कल्चर है नॉर्थ के कल्चर से अलग है, और ये नॉर्थ के कल्चर को साउथ पे भी लागू करना चाहते हैं, जैसे नॉर्थ के कल्चर को बंगाल पे लागू करना चाहते हैं। कल ही हमारे बंगाल में, कल की परसों की बात है, एक मेट्रो में एक बवाल मचा कि एक हिंदी भाषी लेडी, मैं सरनेम नहीं बोलूंगा, एक हिंदी भाषी लेडी वहां एक बंगाली लेडी से तर्क कर रही कि हिंदी में बात करो, तुम बांग्ला में क्यों बात कर रही हो, तुम बांग्लादेश से आई हो क्या, हिंदी राष्ट्रभाषा है। तो ये जो मुगालता दिमाग में पाल लिया है कई लोगों ने कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, और ये हिंदी यहाँ बंगाल पे थोपने की कोशिश हो रही है, या मैं ये कहूं इस बात को कि यहाँ बंगाली और हिंदी भाषी और बंगाली भाषी में एक बंटवारा करने की कोशिश चल रही है। और मैं समझता हूं ये प्री प्लान्ड वीडियो है, ये इस तरह के प्री प्लान्ड गेम है। कोई भी एक संगठन का व्यक्ति, मैं अब संगठन का नाम नहीं लूंगा, किसी भी संगठन का के व्यक्ति सड़क पे जाके इस तरह का बवाल शुरू कर सकता है, कैमरामैन रेडी करके फिर उसको वायरल कर देता है। वो लड़की बोल रही है कि तुम हिंदी क्यों नहीं बोल रही हो, हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है। तो भैया हिंदी राष्ट्रभाषा घोषित राष्ट्रभाषा नहीं है, हम मानते हैं, और यही हिंदी राष्ट्रभाषा, हिंदी राजभाषा है जो बाकी भाषाओं के बराबर है, राष्ट्रभाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है। एक्चुअली हिंदुस्तान की एक राष्ट्रभाषा है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी नहीं है, उसका नाम अंग्रेजी है, उसको सब स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार कर लेते हैं, वो सबको स्वीकार है। और हिंदी राष्ट्रभाषा है या हिंदी की उस मेंटलिटी को लेके ये लोग साउथ में कूदते हैं। और ये अभी क्या है, इन्होंने जैसे साउथ जैसे राज्य में ये क्या करते हैं, वहां के किसी पॉपुलर लीडर को, अपने किसी पॉपुलर हीरो को अपनी पार्टी में लाकर वहां के लोगों को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ वहां यही राजनीति चल रही है। आज किसी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली कि भारतीय रेलवे में नॉनवेज सर्व नहीं होना चाहिए। अजीब बात है। तो फिर बंगाल में आप राजनीति कैसे करेंगे इस मानसिकता के साथ आकर, जो कि 99% नॉन वेजिटेरियन स्टेट है ये। तो ये जो एक जो सेट ढांचे में चलते हैं ना, इस वजह से ये कश्मीर साउथ में सक्सेस नहीं हो पाते। बंगाल में भी सक्सेस ना होने के पीछे यही कारण है। मैं उसी पे आ रहा हूँ, उसी सवाल पे।